प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट प्रिपरेशन में। आज हमारी कक्षा का दूसरा दिन है और आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की। जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उससे पूर्व तक के जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन का दृष्टिकोण है या पॉलिटिकल अप्रोच है, उसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत राजनीति विज्ञान कहते हैं। उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है, अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से, ताकि हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें परंपरागत राजनीति विज्ञान में और आधुनिक राजनीति विज्ञान में। इसलिए द्वितीय महायुद्ध से पूर्व के अध्ययन को परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है। इसे इसके साथ ही आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है उसे आदर्शवादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण व विकास में अनेक राजनीतिक विचारकों का योगदान रहा है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जितने भी चिंतक हैं उनको परंपरागत चिंतक कहा जाता है। इनमें, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अरस्तु, जो कि राजनीति विज्ञान के पिता होने का गौरव जिन्हें पता है, अरस्तु के गुरु प्लेटो, सिसरो, संत ऑगस्टाइन, एक्विनास, हॉब्स लॉक, रूसो, जीन जॉक रूसो है उनका पूरा नाम, हॉब्स लॉक है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू है, कांट है, हीगल है, TH ग्रीन है। इन आदि विचारकों को क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का चिंतक माना जाता है। आधुनिक युग में भी अनेक विद्वान परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, जैसे लियो स्ट्रॉस, एरिक वोगलिन, ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट। ये क्या हैं तो आधुनिक विचारक, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विचारक हैं। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर क्या है? जोर देते हैं। तो जो प्राचीन यूनान व रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, इतिहास व विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया था, किंतु मध्यकाल में मुख्यतः क्या है? ईसाई धर्मशास्त्रियों, जिनमें ऑगस्टाइन, एक्विनास आदि विचारक थे, ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का आधार बनाया गया। आगे बढ़ते बढ़ते 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन होता है और उस पुनर्जागरण आंदोलन ने बौद्धिक राजनीतिक चेतना को क्या दिया? जन्म दिया, जिसके साथ ही राष्ट्र राज्य अवधारणा को क्या मिला? जन्म मिला। और 18वीं सदी में जाके औद्योगिक क्रांति होती है। इस औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास को नई गति प्रदान की। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे बेरक्तपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, इंग्लैंड में बिना रक्त बहाए क्या है? सत्ता से राजा को हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इन लोकतांत्रिक क्रांतियों ने क्या है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्या किया? विकास किया। इसके अतिरिक्त उदारवादी प्राचीन यूनान व रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, इतिहास व विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया था, किंतु मध्यकाल में मुख्यतः ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का आधार बनाया गया। तो ये मैंने आपको बताया। तो जो इसके अतिरिक्त ये मध्यकाल का हुआ और 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति और फिर इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इनके माध्यम से क्या है? जो राजनीतिक चिंतन था, परंपरागत राजनीतिक चिंतन, उसको आगे बढ़ाया गया और राजनीतिक विज्ञान है उसके अंत का दौर ये था उदारवादी चिंतन। और परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक,
ऐतिहासिक व विधिक विधिक यानी कि कानूनी इन पद्धतियों को क्या है अपनाया है। 19वीं सदी से इसने विधिक, संवैधानिक, संस्थागत और विवरणात्मक एवं तुलनात्मक, सबसे पहले विधिक है, विधिक का अर्थ होता है जो कानून कहे। संवैधानिक, संवैधानिक का अर्थ होता है संविधान के आधार पर। अब संवैधानिक और विधिक में क्या अंतर है? विधिक यानी कि जो कानून कहे, पर उस कानून का भी जो मूल होता है उसको संविधान कहते हैं, यानी कि जिससे कि कानूनों का निर्माण होता है, मूल कानून को हम संविधान कहते हैं। तो उस संवैधानिक, संस्थागत यानी कि जो संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, तो इनको क्या है? संस्थाएं। विवरणात्मक यानी कि विवरण कर देना, किसी संस्था के बारे में जानकारी दे देना, किसी कानून के बारे में जानकारी देना, उसको विवरणात्मक कहते हैं। एवं तुलनात्मक, तुलनात्मक यानी कि दो संस्थाओं का या दो राज्यों का, दो सरकारों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना कि कौन गलत है, कौन सही है, किसमें क्या गलत है, किसमें क्या सही है, उसको हम कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया है 20वीं सदी के प्रारंभ से ही परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई जो अतीत की तुलना में क्या है? अधिक यथार्थवादी थी। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में सरकार व उसके वैधानिक अंगों के बाहर व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करने औपचारिक संगठनों के अध्ययन पर भी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में क्या है? बल दिया जाता है। इसने उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं आंदोलनों के अध्ययन पर भी बल दिया है जो स्पष्टतः सरकार के औपचारिक संगठन से बाहर तो होते हैं किंतु उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्या है? प्रभावित करते हैं। यानी कि जहां परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में केवल सरकार और सरकार की जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता था, औपचारिक अध्ययन, वहां आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं, राज्य को प्रभावित करते हैं, उन अंगों का भी अध्ययन किया जाता है। थोड़ा एक उदाहरण से समझाता हूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। पहले भारत की जो सरकार है, यानी कि किसकी सरकार है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, किसी की भी सरकार है, उस सरकार का सिर्फ अध्ययन कर दिया जाएगा। तो वो क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण है कि कैसे सरकार चल रही है, क्या क्या काम करने हैं सरकार को। किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में आखिर वो सरकार बनी कैसे, और वो सरकार में अगर मत के आधार पर बनी है तो कैसे लोगों ने उसी को मत दिया, क्यों दिया, क्या कारण थे, और किन लोगों ने उस सरकार को बनाने में मदद की, इन सब चीजों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो ये अंतर है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हर बिंदु का क्या है? अध्ययन किया जाता है। तो ये अंतर है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में। मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। परिभाषाओं को देखते हैं। राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स है जो कि यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। क्या है? राजनीति, या आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा अगर आपकी राजनीति विज्ञान रही होगी। लिया गया है जिसका अर्थ नगर अथवा राज्य है। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होते थे और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का बोध होता था। धीरे धीरे जो नगर राज्य है वो सिटी स्टेट्स के रूप में बदलते गए। जो नगर राज्य, सिटी स्टेट्स हैं, उनका स्थान क्या है? राष्ट्रीय राज्यों ने, यानी कि नेशन स्टेट। पहले नगर राज्य थे, यानी कि छोटे छोटे नगरों को ही राज्य की संज्ञा दी जाती थी, किंतु अब बड़े बड़े राष्ट्रों को राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो इन्होंने क्या है? नेशन स्टेट का रूप ले लिया। अतः राजनीति भी राज्य के विस्तृत रूप से संबंधित विद्या हो गई। आधुनिक युग में जब संसार प्रत्येक विषय के वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन की ओर झुक रहा है, राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन राजनीति शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान कहा जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं की निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या की जा सकती है। वो कौन कौन से शीर्षक हैं? पहला,
इसको चलो जो लिखा हुआ है उसे छोड़िए। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह क्यों है, उसमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता था वो देखिए। पहला है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, यानी कि इसे हम राजनीति विज्ञान के या परंपरागत राजनीति विज्ञान के विशेषताएं भी कह सकते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं लिखिए तो तब आप इसको भी लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का अध्ययन है। अब देखिए कैसे है। अनेक राजनीति शास्त्रियों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही राजनीति विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन काल से ही आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व क्या है, राज्य ही रहा है। चाहे आधुनिक काल हो चाहे प्राचीन काल हो, अध्ययन किसका किया जाता है, राज्य का ही किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, और किया भी किसका है, राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री ब्लंट सली, यहाँ ब्लून सली हुआ है, ब्लंट सली का मानना है कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। उसका से अर्थ है राज्य का, यानी कि राज्य राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, यानी कि मैंने 4 तत्व जो आपके बताए थे वो राज्य के आधारभूत तत्व हैं। उसका यानी कि राज्य का आवश्यक स्वरूप क्या है। आवश्यक स्वरूप का अर्थ है कि राज्य किस स्वरूप का है, लोकतांत्रिक है, राजतंत्र है, तानाशाही है या निरंकुश तंत्र है, किस प्रकार का है वो अध्ययन करना होता है। राज्य किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है, ये मैंने अभी अभी बताया, तथा जितने भी रूप हैं उनका विकास कैसे हुआ है। जर्मन लेखक गैरिस का कथन है कि राजनीति शास्त्र में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके मूर्त रूप यानी कि मूर्त रूप जो नामक संस्था बनी है तो क्यों बनी है, उस प्रयोजन को जानने के लिए, उसके नैतिक महत्व कि राज्य नैतिक महत्व यानी कि राज्य है तो उसका क्यों क्यों उसकी आवश्यकता हमको पड़ रही है नैतिकता के आधार पर, उस चीज को समझना भी राजनीति विज्ञान का मूल बिंदु है। उसकी आर्थिक समस्याओं यानी कि राज्य के भीतर जो आर्थिक समस्याएं, अगर राज्य है तो उसके कुछ कार्य भी होंगे अपनी जनता के प्रति, और उन जनता के कार्यों के करने के लिए उसे आर्थिकी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उस आर्थिकी का प्रबंध राज्य कहाँ से करता है, उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। वैसे ये अर्थशास्त्र का विषय है, किंतु इसका कुछ पार्ट क्या है, राजनीति विज्ञान के भीतर भी अध्ययन किया जाता है। बजट है, बजट की प्रक्रिया है, ये सब क्या है, राजनीति विज्ञान के भीतर अध्ययन किया जाता है। उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, कैसे उसका अस्तित्व बना, राज्य पहले परिवार था होगा, परिवार से कुछ, इन सब को हम पढ़ेंगे। अरस्तु के राज्य के सिद्धांत को, इनको धीरे धीरे जब आप अगली कक्षाओं में जाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ क्या है समझ में आती रहेगी कि आखिर राज्य का निर्माण कैसे हुआ, उसके अस्तित्व की अवस्थाएं, उसके वित्तीय पहलू का अर्थ है कि राज्य को संचालन करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जो वो पैसा एकत्रित करता है, उसके पश्चात जो उस पैसे को कैसे यूज करता है, ये उसका वित्तीय पहलू हो गया। उद्देश्य कि राज्य के क्या क्या उद्देश्य है, जैसे अपनी जनता की बाहरी राष्ट्रों से या शत्रु राष्ट्रों से रक्षा करना, अपने देश की जनता का विकास करना, अपने देश की जनता के करना, तो ये सब क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं। तो इस शब्द का अध्ययन भी क्या है, राजनीति विज्ञान के भीतर किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर गार्नर,
उनके अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यानी कि राज्य से ही राजनीति विज्ञान शुरू होती है और राज्य पर जाके ही क्या है, राजनीति विज्ञान समाप्त हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर जकारिया का कथन है कि राजनीतिक शास्त्र व्यवस्थित रूप में उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि रूप में राज्य का संगठन होता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ये जितने भी विद्वान हैं, इनका कहने का अर्थ यह है कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के भीतर केवल और केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। तो उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय राज्य है। इसका कारण प्लेटो व अरस्तु के समय से चली आ रही यह मान्यता है कि राज्य का अस्तित्व कुछ पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। उसके पश्चात इसकी जो दूसरी विशेषता आती है वह है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। कुछ विद्वान ये मानते हैं, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का अध्ययन है। किंतु कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, सरकार का अध्ययन है। तो अपना तर्क क्या देते हैं, इसको देखिए। कुछ राजनीतिक शास्त्रियों की राय में राजनीति विज्ञान में राज्य नहीं अपितु सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका मत है कि राज्य मनुष्यों का ही क्या है, संगठन विशेष है तथा उसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से होती है। यानी कि राज्य कार्य तो करेगा, पर उन कार्यों को करेगा कौन, सरकार। राज्य नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन करना होता है। उनका तर्क है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है। अमूर्त और मूर्त, अमूर्त का अर्थ होता है जिसका जैसे जो मनुष्य है मूर्त रूप में है जब तक वो जिंदा है। अमूर्त क्या है, जब वो अपनी हलचल करना बंद कर दे। अमूर्त यानी कि जो क्रियाशील नहीं है। तो इस प्रकार राज्य क्या है, एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार क्या है, मूर्त है। यानी कि जो भी कार्य करती है वो सरकार करती है, सरकार के भीतर मनुष्य करते हैं। तो सरकार क्या है, मूर्त है, जबकि राज्य क्या है, अमूर्त है एवं प्रत्यक्ष संस्था है। मूर्त एवं प्रत्यक्ष संस्था कौन है, सरकार है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको दिख रहा है, प्रत्यक्ष हम किम प्रमाणम, जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो राज्य एक प्रत्यक्ष एवं मूर्त संस्था है और सरकार ही संप्रभुता का क्या है, प्रयोग करती है। सरकार ही राज्य का वह यंत्र होता है जिसके द्वारा उसके उद्देश्य तथा प्रयोजन कार्य रूप में परिणित होते हैं। सरकार के माध्यम से ही राज्य के जो उद्देश्य हैं, चाहे वो अपनी जनता का भलाई करना है, लोक कल्याण करना है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है, गृह युद्ध का को नहीं होने से रोकना है, तो किसके माध्यम से होगा, सरकार के माध्यम से होगा। तो इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का नहीं बल्कि राज्य का अध्ययन किया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान में सरकार का ही अध्ययन होना चाहिए। इसमें जो मुख्य विद्वान है वो है सीले। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का और अंक गणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। इसे आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि राजनीति विज्ञान रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य विद्वान की परिभाषा को आप याद रखिएगा, वह है लीकॉक। इन्होंने कहा है, इन्होंने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन होने के पक्ष में अपनी परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। बहुत छोटे शब्दों में कहा है। तो जो भी परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं उनको आप जरूर याद करते रहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है, किसने कहा। ऑप्शन दे देगा आपको 1 2 3 4, तो उसमें आपको सही उत्तर ढूंढना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आ सकते हैं। और अब जब ये लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है तो इससे ऑप्शनल पेपर तो अब क्या है, कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं कि आगे भी ऑप्शनल पेपर हों, तो आपको उस आधार पर भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी आप याद करते रहें साथ के साथ। उसके पश्चात जो तीसरी विशेषता है वह है राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें भी 3 दृष्टिकोण हमको देखने को मिलते हैं। पहला, जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। दूसरा,
जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, और तीसरा जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। तो आइए इनको देखते हैं, इनमें कौन कौन से विद्वान हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों की मान्यता है कि केवल राज्य या केवल सरकार की दृष्टि से दी गई परिभाषाएं क्या हैं, अपूर्ण है। वस्तुतः राज्य एवं सरकार का परस्पर क्या है, घनिष्ठ संबंध है, और इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य अमूर्त संरचना है तो सरकार इसे मूर्त व भौतिक रूप प्रदान करती है, तथा इसी प्रकार यदि राज्य प्रभु तत्व है वो क्या है, संप्रभुता है। और उस संप्रभुता या प्रभुसत्ता एक ही शब्द है, आप कंफ्यूज न करिएगा। संप्रभुता और प्रभुसत्ता एक ही शब्द है। तो उस संप्रभुता या प्रभुसत्ता का उपभोग कौन करता है, कहीं ना कहीं सरकार करती है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इन विद्वानों में पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यानी कि दोनों को मान लिया है। और गिलक्रिस्ट महोदय के अनुसार उन्होंने बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो हमने 8-9 परिभाषाओं को आज देखा, जिसमें से 2-3 परिभाषाएं वो थी कि जिसमें राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित है, 2 परिभाषाएं हमने देखी कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, और 3 परिभाषाएं हमने देखी राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों से संबंधित है। तो मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी हो गया है। इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उनको हम कल देखेंगे। इसमें राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है, तो इन सब चीज़ों को कल देखेंगे। और उसके पश्चात जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसको भी देखने का हम प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे पुनः अपेक्षा रहेगी कि जो चीज़ आपके समझ में ना आई हो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताते चलें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।